हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पिछले वाले लेक्चर में जो पार्ट 1 था उसमें हमने इसकी कहानी समझी थी कि मेन फ्लक्स जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ से साउथ, और जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है। डायग्राम्स हमने देखा हुआ था। और जब इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो जो हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसकी कहानी समझी थी बेसिकली। ये हमारा मेन फ्लक्स था, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स था, और ये हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स था। और ये जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, इसमें जो चेंजेज हो रहे हैं, जो डिस्टरबेंस हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। कि आर्मेचर के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर के कारण फील्ड फील्ड के फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। अगर सिर्फ मेन फ्लक्स था तो उस केस में आप ध्यान से देखो, जो मेन फ्लक्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रहा है। उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है रेड रेड कलर के एरो से। या फिर इसी को अगर हम कंबाइंडली देखना चाहें तो कंबाइंडली हम लिख सकते हैं कि हमारा जो मेन फ्लक्स है, ठीक है, फाई एस। ठीक है, ये हमारा मेन फ्लक्स है। अच्छा, मेन फ्लक्स की डायरेक्शन आपको दिख रही है, मेन फ्लक्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, फाई एस। अच्छा, अब अगर सिर्फ आर्मेचर की बात करें, ओनली आर्मेचर फ्लक्स, तो अगर ओनली आर्मेचर फ्लक्स है तो क्या है, अगर ओनली आर्मेचर फ्लक्स है तो आपको दिख रहा है जो आर्मेचर फ्लक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो उसी को मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड दिखा रखा है, और उसी को अब मैंने एक सिंगल एरो से दिखा रखा है। ये हमारा क्या है, फाई ए। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझना कि जो अगर सिर्फ मेन फ्लक्स है, सिर्फ अगर मेन फ्लक्स है तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, फाई एस हमने नाम दिया है इसका। अच्छा, अगर आर्मेचर फ्लक्स है तो वो कहाँ पे है, आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइंड करें तो कुछ ऐसा होगा, फाई ए। अच्छा, अब अगर इन दोनों को कंबाइंड करें तो इसका रिजल्टेंट देखें कि रिजल्टेंट कहाँ पे जा रहा है। तो अगर रिजल्टेंट देखें पाइथन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। इसको हम बोलेंगे फाई आर। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि देखो, जब आर्मेचर फ्लक्स नहीं था तो जो हमारा जो फ्लक्स थी, जो फ्लक्स एक्सिस था वो कहाँ था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में था, जब आर्मेचर नहीं था तो। अच्छा, जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स आया तो ये जो फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स, फाई एस वाला फ्लक्स, फाई एस फ्लक्स, वो बेसिकली अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना रहा है ना, ऐसा ऐसा नहीं रहा। अब कैसा हो गया, वो कुछ ऐसा। यानी कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो हमारा मेन फ्लक्स है, या जो मशीन का जो फ्लक्स है वो कुछ ऐसा हो गया। उसका नाम हमने दे दिया फाई आर। यानी कि मशीन के फ्लक्स में क्या आ जा रहा है, उसके एक्सिस में चेंज हो रहा है ना। इसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। की इसमें फाई एस में क्या चेंज हो रहा है, कौन चेंज कर रहा है, इसकी वजह से, फाई ए की वजह से इसमें क्या चेंज हो रहा है। बेचारा पहले ऐसे था, अभी ऐसा हो गया। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उस मशीन में ये वाला फ्लक्स भी है और ये वाला फ्लक्स भी है, जब दोनों को कंबाइंड किए तो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि, अच्छा एक चीज और, एम एन ए क्या होता है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको इसको समझना है कि एम एन ए क्या होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। एम एन ए वो एक्सिस होता है, एम एन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहाँ पे ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या हो, जीरो। ऐसा मशीन मशीन के अंदर एक ऐसा एक्सिस जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस क्या हो, जीरो हो। तो सिर्फ ये वाले एक्सिस पे और ये वाले एक्सिस, यही दो एक्सिस ऐसे हैं, या यही दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे जो आपको ईएमएफ मिलेगा वो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है एमएनए और जीएनए पे, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, देखो। अब आर्मेचर रिएक्शन में दो फिनोमिनन होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन। तो डीमैग्नेटाइजेशन अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन नाम से पता चल रहा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले मैग्नेटिक, जो मशीन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इधर ऐसे था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन अब ये जो फ्लक्स है वो स्ट्रेट, मतलब ऐसे सीधे ना होके कैसा हो गया, अब ऐसा कुछ हो गया है ना। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि इसके साथ
इसके साथ अब एक और फ्लक्स आ गया है जो आर्मेचर वाला फ्लक्स है। तो जब इन दोनों को रिजल्टेंट ले रहे हैं तो हमें एक नया फ्लक्स मिल रहा है और वही फ्लक्स मशीन के अंदर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो हमारा फ्लक्स है वो थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है ना। पहले फ्लक्स सीधा था, अभी वो क्रॉस हो गया। तो यही है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो किसके कारण रहा है? आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर फ्लक्स के कारण। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो क्या है कि जो आर्मेचर फ्लक्स है वो डिपेंड करता है लोड करंट पे। आर्मेचर फ्लक्स डिपेंड ऑन लोड करंट। इफ लोड इंक्रीज, अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोड बढ़ा रहे हैं तो हमें करंट बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, तो आर्मेचर फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा अगर आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते हैं? तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ का एंगल, इसके इसके बीच का एंगल मान लो हमने बोल दिया θ1 मान लो, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो ये हमारा φs है, और अभी जो आर्मेचर फ्लक्स इतना था मान लो मैंने उसको बढ़ा दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि आर्मेचर फ्लक्स इतना ना होकर बहुत ज्यादा हो गया, और φa इतना हो गया। तो अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप लगाओगे तो ये हमारा आ जाएगा φs, यानी, और इसके बीच का एंगल आ गया θ2। यानी कि ध्यान से समझो, देखो जितना ज्यादा हम लोड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोड करंट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा। और जितना ज्यादा आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, जितना ज्यादा आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा ये फायर इधर की तरफ खसकता जाएगा, उतना ही ज्यादा इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि पहले अगर फायर यहाँ पे था, हो सकता है अगर हमने आर्मेचर करंट बढ़ाया तो अब वो फायर यहाँ पे आ जाएगा कहीं। ठीक है। जवाब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा लोड करंट उतना ही ज्यादा आर्मेचर, आर्मेचर का फ्लक्स उतना ही ज्यादा, और जितना ही ज्यादा फ्लक्स उतना ही ज्यादा हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो और ज्यादा क्रॉस होता जाएगा। ठीक है। अब रिजल्टेंट फ्लक्स अगर क्रॉस होता जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारा MNA जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने यही चीज देखने के लिए कोशिश करा है। अब ये जो केस है, इसमें डीसी मशीन में दो केस होते हैं, जनरेटर और मोटर। अभी हम यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है। जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। अच्छा, जनरेटर के केस में हमने यहाँ पे ऐसा, और नीचे यहाँ पे है मोटर, मोटर रोटेशन। जनरेटर को हमने ऐसा एज्यूम किया है कि जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो मोटर होगा वो उसके अपोजिट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ऐसा हमने एजम्पशन माना हुआ है। आप चाहो तो मोटर को क्लॉकवाइज ले सकते हो, वो आपके ऊपर। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये फ्लक्स लाइन, ये ड्यू टू आर्मेचर, आर्मेचर के फ्लक्स के कारण वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसमें शिफ्टिंग आ रही है ना। अच्छा, शिफ्टिंग आ रहा है तो ध्यान से देखो, पहले जब हमारा मेन फ्लक्स ऐसा था, मेन फ्लक्स ऐसा, तो MNA कहीं यहाँ पे था, MNA, है ना, MNA इस एक्सिस पे था। ठीक है, जब मेन फ्लक्स ऐसा था। अच्छा देखो अभी क्या है, अभी फ्लक्स थोड़ा सा टिल्ट हुआ ना, क्रॉस हो गया ना थोड़ा सा फ्लक्स। अगर फ्लक्स थोड़ा सा क्रॉस हुआ तो 100% अब MNA कहीं यहाँ पे होगा, है ना। इसका मतलब MNA जो पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ पे चला गया। इसका मतलब MNA का शिफ्ट हो रहा है। MNA जो हो गया वो क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ध्यान से समझो, देखो GNA तो अपनी जगह पे ही रहेगा, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया, आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो। लेकिन MNA देखो, MNA थोड़ा सा क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब ये वाला एक्सिस जो है वो MNA वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस MNA वाला है। ठीक है। यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण क्या हो रहा है? MNA शिफ्ट हो रहा है, MNA का शिफ्ट हो रहा है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है कि इन केस ऑफ जनरेटर, इन केस ऑफ जनरेटर MNA शिफ्ट होता है किस किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, या जिस जनरेटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इन केस ऑफ जनरेटर MNA शिफ्ट, जनरेटर के केस में MNA शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में? जिधर जिधर जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, या जिधर जनरेटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ध्यान से देखो, MNA जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है,
और जनरेटर का भी रोटेशन कैसा है, जनरेटर भी रोटेट इसी डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करेगा, उसी डायरेक्शन में एम एन ए वी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में एम एन ए क्या होगा, शिफ्ट होगा। यानी कि अगर जनरेटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमारा एम एन ए भी क्लॉकवाइज क्या हो रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा। अच्छा, अगर सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर मोटर के केस में बताओ, अगर मान लो मोटर है, ठीक है, और मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो बताओ कि एमएनए किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा। तो मोटर के केस में जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ, एमएनए तो इधर ही शिफ्ट हो रहा है ना, मोटर हो या जनरेटर, दोनों केस में मोटर एमएनए तो इधर ही शिफ्ट हो रहा है। यानी कि मोटर के केस में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट होता है। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आएगा। बस आपको एक ध्यान में रखना है, जनरेटर। ठीक है, अब इसको भी याद रखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, मान लो अब डीसी जनरेटर एक बार को हटा दो, शादी ब्याह में अगर कोई जनरेटर आता है तो उसको किस हाथ से, अगर नॉर्मली 90% 95% लोग अगर राइट हैंडेड हैं, अगर आपको दे दी जाए कि वो जिसमें वो एक हैंडल लगा के घुमाते हैं, तो अगर आपको घुमाना हो उसको तो किस हाथ से घुमाओगे, राइट हैंड से घुमाओगे ना, राइट हैंड। तो इसका मतलब जनरेटर के केस में क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका मतलब एमएनए भी हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, या जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एमएनए भी हमारा रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने जनरेटर के लिए वही चीजें बता रखी हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक नया टर्म आया है, लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप। अब ध्यान से समझना, लीडिंग पोल टिप का मतलब वो होता है, देखो जैसे ये जनरेटर है, जनरेटर की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है। तो देखो, पोल के जिस हिस्से पे, पोल के जिस, जैसे मान लो आप यहाँ इस पे बैठे हुए हो, आर्मेचर पे बैठे हुए हो, तो पोल का जो हिस्सा पहले आएगा आपके, पोल का ये वाला हिस्सा सबसे पहले आएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे लीडिंग पोल टिप, ये लीड कर रहा है, ये सबसे पहले आ रहा है। अच्छा, ये रोटेट हुआ, अब पोल के जिस हिस्से से आप निकल गए उसको आप बोलोगे ट्रेलिंग पोल टिप। सेम अगर इस पोल की बात करो, इस पोल के इस हिस्से पे आप क्या कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, यानी कि ये वाला हिस्सा सबसे पहले पड़ेगा। अगर ये वाला हिस्सा सबसे पहले है तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग पोल टिप, और जिस हिस्से को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो उसको आप बोलोगे ट्रेलिंग पोल टिप। आई होप आपको लीडिंग और ट्रेलिंग समझ में आया होगा। आप आर्मेचर पे बैठ जाओ, जो हिस्सा पहले आएगा, जिस हिस्से पे आप एंट्री पहले कर रहे हो पोल के, वो हमारा होगा लीडिंग, और जिस हिस्से से आप निकल के चले जा रहे हो वो हमारा है ट्रेलिंग, ट्रेलिंग पोल टिप है ना, टेक्निकल टर्म है। अच्छा, तो अगर डीसी जनरेटर की बात करें तो अभी मैंने आपको समझाया था, डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा, एमएनए उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा। तो ये पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एमएनए विल शिफ्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर इन सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जनरेटर के केस में जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में एमएनए क्या होगा, शिफ्ट होगा। अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एमएनए भी इधर ही शिफ्ट होगा, अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एमएनए भी इधर ही शिफ्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारा पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। सेकंड पॉइंट है कि एट लीडिंग पोल टिप फ्लक्स इज वीकनिंग, एट ट्रेलिंग पोल टिप फ्लक्स इज स्ट्रेंथिंग। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए ध्यान से समझना। अच्छा, इस वाले अगर पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, मैं इसको अलग से एक बार बना दे रहा हूं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर इस केस में देखो तो ये हमारा लीडिंग पोल टिप है, ये हमारा लीडिंग है और ये हमारा ट्रेलिंग पोल टिप है। अच्छा, जो फ्लक्स है वो कुछ ऐसा हो गया है ना, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ऐसा ही तो हुआ है। तो एक चीज देखो, क्या यहाँ पे फ्लक्स कम दिख रहा है क्या, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हमें फ्लक्स कम दिख रहा है, देखो ध्यान से,
इस वाले एरिया में फ्लक्स कम दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स वीक हो रहा है। कहाँ पे वीक हो रहा है? लीडिंग पोल टिप पे। लीडिंग पोल टिप पे जो फ्लक्स है हमारा वो वीक हो रहा है, कम हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है कंपेयर टू इसके, है ना, क्योंकि वो जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण कहीं फ्लक्स ज्यादा हो गया, कहीं फ्लक्स कम हो गया। तो जो लीडिंग पोल टिप है वहां पे फ्लक्स कम दिख रहा है, और जो ट्रेलिंग पोल टिप है वहां पे फ्लक्स अपने को ज्यादा दिख रहा है। अच्छा सेम चीज यहाँ इधर भी देख लो, नॉर्थ और साउथ बना के। अच्छा देखो यहाँ पे फ्लक्स कम दिख रहा है क्या? इस वाले रीजन में कम दिख रहा है, और यहाँ पे फ्लक्स हमें ज्यादा ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा लीडिंग पोल टिप है, ये लीडिंग, और ये हमारा है ट्रेलिंग पोल टिप। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट लीडिंग पोल टिप, किस केस में? जनरेटर के केस में। मोटर के केस में यही सेम चीज, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, है ना। इन केस ऑफ जनरेटर, लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स वीक होता है, मतलब कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। और ट्रेलिंग पोल टिप पे जो फ्लक्स होता है वो स्ट्रेंथिंग, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक। अच्छा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एक दो एग्जाम में मैंने देखा है, जेई के एग्जाम में ये आने लगा है अभी, है ना। पहले ये नहीं पूछा जाता था, अभी पूछा जाने लगा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नहीं है, अगर इनकेस नहीं आया है तो मोटर के केस में आप आ जाएगा। अच्छा, अब देखो ये मोटर है। अब मोटर के केस में डायरेक्ट रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, अच्छा अब देखो ध्यान से, मोटर किधर घूम रहा है? मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अच्छा लेकिन एमएनए किधर शिफ्ट हुआ? एमएनए तो इधर ही शिफ्ट हुआ, यानी कि मोटर के डायरेक्शन के अपोजिट। तो पहला मैंने यही लिखा हुआ है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एमएनए विल शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज तो है ही एमएनए, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मतलब जिस डायरेक्शन में, अगर मान लो मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जस्ट अपोजिट, अगर मान लो मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो एमएनए इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। मोटर के केस में एमएनए अपोजिट शिफ्ट होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको बहुत आसानी से समझा पाऊंगा। देखो यहाँ पे, अब ये डायरेक्शन, मोटर की डायरेक्शन किधर है? अपोजिट है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप क्या है। जिस पोल पे आप एंटर कर रहे हो, मतलब आप मान लो यहाँ इस आर्मेचर पे बैठे हुए हो, और जिस पोल पे आप एंटर कर रहे हो वो आपका लीडिंग होगा, और जिस पोल से आप निकल रहे हो वो आपका ट्रेलिंग होगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप इस आर्मेचर पे बैठे हो, तो इस पोल का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सिरा है, ये आपको, यहीं से आप एंटर करोगे, और इस वाले पॉइंट से आप लीव कर जाओगे। इसका मतलब ये लीडिंग पोल टिप है, और जहां से आप लीव कर रहे हो वो हमारा ट्रेलिंग पोल टिप है। अब इस केस में देखो, आप ध्यान से देखो, इधर की तरफ आपको फ्लक्स थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, इधर। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लक्स थोड़ा कम दिख रहा है, इधर की तरफ कम दिख रहा है फ्लक्स। यहाँ भी आपको फ्लक्स कम दिख रहा है, लेकिन इधर फ्लक्स ज्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, है ना। मतलब आपको इधर फ्लक्स ज्यादा मिलेगा, आपको इधर भी फ्लक्स ज्यादा मिलेगा। इधर फ्लक्स कम हो गया है और इधर भी फ्लक्स कम हो गया है, कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि इधर, इस साइड और इस साइड फ्लक्स कम है। तो इसका मतलब देखो, जब लीडिंग पोल टिप में आपको फ्लक्स क्या मिल रहा है? ज्यादा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लीडिंग पोल टिप में जो फ्लक्स है वो क्या है? स्ट्रेंथनिंग, मतलब ज्यादा है। ट्रेलिंग पोल टिप पे क्या है? ट्रेलिंग पोल टिप पे जो फ्लक्स है वो वीकनिंग, वीक हो रहा है फ्लक्स। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप क्या होता है, और फ्लक्स वहां पे ज्यादा या कम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार समराइज कर देते हैं, है ना। ये एमएनए मैंने लिखा हुआ है, एक बार एमएनए आप देख लो। एमएनए के लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है। एमएनए, एक्सिस एट विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो इज कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ऐसा एक्सिस जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो? जीरो हो, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए। ठीक है। ब्रश एक्सिस, ये हम आगे देखेंगे। ब्रश एक्सिस ऑलवेज लाई ऑन एमएनए, और एट ब्रश एक्सिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। ठीक है। तो ये मैंने एमएनए जब जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे समरी बना रहा हूँ, समरी कर रहा हूँ आपको क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की समरी, समरी क्या है?
ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एमएनए शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। एमएनए किधर शिफ्ट होता है? इन सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर जनरेटर। मैंने अभी आपको समझाया था, अगर जनरेटर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो एमएनए भी इसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। इन केस ऑफ मोटर क्या है? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर मोटर। अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो एमएनए जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, अच्छा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में, वो क्या है? जनरेटर के केस में एट लीडिंग पोल टिप फ्लक्स इज वीकनिंग, लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स कमजोर होता है, कम होता है। एट ट्रेलिंग पोल टिप फ्लक्स इज स्ट्रेंथिंग, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है ट्रेलिंग पोल टिप पे। और सेम यही डीसी मोटर के केस में है। डीसी मोटर के केस में आपको लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग मिलेगा और ट्रेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स जो है वो वीकनिंग मिलेगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ जेई एग्जाम या कोई भी एग्जाम, जेई या एई, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, और उसी के साथ हम आर्मेचर रिएक्शन को वाइंड अप कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।